इसी तरह आज हमारे चीफ गेस्ट कल हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। और कल हमने महिलाओं के समस्या का समाधान पर हम कल का सत्र रहा, आज भी हमारा सत्र वही है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे रश्मि झा जी को सादर आमंत्रित करते हुए इस योगाहार मंच पर आप आइए और अपने जो भी हमारे महिलाओं की समस्या है आज आप खुद आरंभ करिए। हरिओम। आप सबको सादर वंदन, नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन सबका मंगलमय हो। और आपने फिर से मुझे याद किया, रंजना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अल्प बुद्धि में इन 70 सालों में मैंने जो भी सीखा है, जो मेरा अनुभव है, वो आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने समाज से और अपने चीनी गुरुओं से, आयुर्वेद के जितने मेरे गुरु हैं, उन सब से मैंने इतने लंबे समय तक इतना सब कुछ ज्ञान अर्जित किया। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुझे वापस देने का समय है। तो मैं चाहती हूँ जितने अधिक से अधिक लोग इसको मेरे अनुभव से कुछ सीखें, इसके लिए मैं आज फिर उपस्थित हूँ। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि छोटे-छोटे प्रश्न करें, एक बार में एक ही डिज़ीज़ के बारे में, एक जो आपकी तकलीफ़ है वो थोड़े से कुछ वाक्यों में बताएँ, ताकि और भी दूसरे लोगों को मौका मिल सके कि वो अपनी समस्या के बारे में पूछ सकें। तो आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज का योगा सेशन मैंने भी अटेंड किया। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था। तो सरिता जी ने बहुत अच्छा योग के बारे में बताया और बहुत अच्छा लगा आप सब जुड़े। तो आप सब में पहले से पिछली बार जो लोग नहीं थे, उनको मैं अपना परिचय फिर से, कल भाई साहब ने कहा था कि एक बार आप अपना परिचय फिर से दे दीजिए। तो जैसे रंजना बहन ने भी आपको बता ही दिया, मैं आयुर्वेद की स्नातक हूँ और 1975 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। और 3 साल 94 से 97 3 साल मैंने चीन में एक्यूपंक्चर, चाइनीज चिकित्सा पद्धति जो है उसका अध्ययन किया है। और 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो उसमें जो है मैं उसकी पीड़ित थी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मेरे लंग्स बहुत कमज़ोर हो गए थे। मुझे सांस में बहुत तकलीफ होती थी। उस समय से मैंने योग प्राणायाम शुरू किया है। और उसके बाद 2003 में मेरे हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी, बिस्तर पे ही थी। बैठे बैठे मैंने आस्था चैनल में स्वामी जी को देख के योग किया और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। और उस समय मैंने कोई दवा ऐसी खाई थी कि मासिक धर्म डिले करने के लिए, कि देर से आए, मुझे दर्शन करने थे वैष्णो देवी के, इसलिए मैंने वो 7 दिन दवा खा ली। जब लौट कर आई तो बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग हुई। तो उसके लिए फिर मैंने जित उसका कोई उपाय नहीं था और बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, 5 तक पहुंच गया था। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी, क्योंकि हाथ पैर टूटे हुए थे तो इसलिए और भी समस्या थी, तो मैंने बैठे बैठे ही योग किया। कपा जितने भी प्राणायाम है वो किए, जिससे मेरा जो, जब मैंने सोनोग्राफी कराई थी पहले, तो पता चला था बहुत सारे फाइब्रॉइड हैं। तो योग के द्वारा ही लगातार 2 महीने 3 महीने लगातार मैंने योग किया, मेरे हाथ और पैर की हड्डियां जुड़ गई। उसके बाद मैंने फिर से जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला
कि मेरे सारे फाइब्रॉइड गायब हो गए हैं। इसलिए मैं बहुत स्वामी जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और योग करती हूँ। पर अ, जो मैं आप बहनों से यही शेयर करना चाहती थी कि योग की महत्ता के बारे में आप सब जानते ही हैं, पर मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि योग के द्वारा मैं 70 साल की उम्र में भी पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तो ये मेरा परिचय था। और इसके मैंने जो 3 में सीखा है वो था विशेष एक्यूपंक्चर, तो आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है, जब मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया, पैर सर्दियों में एकदम ठंड में बर्फ में गल गए, तो उसके लिए उन्होंने मुझे चाइनीज चिकित्सा पद्धति से ठीक किया था। तो उस समय मैंने फिर उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो मैंने कहा कि मुझे आप कान की विद्या भी सिखा दीजिए। तो वो इस किसी को सिखाते नहीं है और कहते हैं विदेशियों को नहीं सिखाएंगे, बड़ी गोपनीय विद्या है। लेकिन मेरे बहुत आग्रह से, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो इसलिए फिर मैंने ये विद्या सीखी है। तो कान के बारे में मैंने आपको पिछले 4 एपिसोड में मैंने बताया है कि कान कितना महत्वपूर्ण है। कान में सारे बिंदु होते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु होता है, उस तरह माँ के गर्भ में सारे जो है वो जैसा बच्चा होता है, ठीक वैसा कान हमारे शरीर को प्रतिबिंबित करता है। तो कान में सारे बिंदु हैं, तो उनको दबा करके और हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं और बिना दवा के हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इसी तरह शरीर में भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर दबाव डाल करके और हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो मेरा परिचय, क्योंकि कल भाई खाते दोबारा दे दीजिए, तो इसलिए आज मैंने वापस अपना परिचय दिया। और मैं चाहूंगी कि अब 7:24 हो गए हैं, तो अपने पास कुल 1 घंटा है। तो आपके जो जो समस्याएं हैं, जो जो प्रश्न हैं, आप सब पूछ सकते हैं। और यदि मुझे जानकारी होगी, यदि मैं समर्थ हुई, तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो आप आयुर्वेद से संबंधित भी पूछ सकते हैं, एक्यूप्रेशर के बारे में भी पूछ सकते हैं, कान के पॉइंट भी बता सकती हूँ। लेकिन पूरी तरह जैसे बहुत से रोग हैं जो वंशानुगत होते हैं, जेनेटिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, उनका तो कोई ऐसा इसमें सटीक इलाज नहीं है। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर से जो है कुछ पॉइंट को दबा के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जिस तरह से पहले आपको कोई कोई दर्द होता था तो आप फट से एक हसीन की गोली, एक एनाल्डिन खा लेते थे और दर्द ठीक हो जाता था। ठीक ऐसे ही एक्यूप्रेशर को के पॉइंट आते हैं, तो कुछ समय के लिए आपको उससे राहत मिल सकती है। लेकिन वो एकदम ऐसा नहीं है कि वो सब बीमारी को क्योर कर देगा, ठीक कर देगा ना। पर यदि लगातार हम अपने इस तरह से कान को यूं दबाते रहें, और बॉडी के पॉइंट है, जैसे ये सर्दी जुकाम के लिए ये पॉइंट है, इसको दबाते रहें। और जैसे सर्दी हुई तो ये इसको दबाते हैं। और ये मान लीजिए आपको बहुत टेंशन हो रहा है, तो ये इस पॉइंट पे यदि प्रेशर दिया, कान के ऊपर वाले हिस्से को दबाया, तो इससे आराम मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्यूप्रेशर जो है वो पूरी सारी बीमारी ठीक कर देगा, पर कुछ बीमारियों पे निश्चित ही इसमें तुरंत राहत मिलती है। और इसके अलावा कल बहन ने पूछा था कि हमें जो महिलाओं को जो तकलीफ दी है उसके बारे में एक खास हमें उसके बारे में बताइए। तो मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि जो उनकी समस्या है उसके बारे में यदि आप कुछ जानना चाहती हैं तो मैं अवश्य बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं भाइयों को नहीं बताना चाहती, भाइयों को भी यदि कोई तकलीफ है तो भी अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और मैं जितना बन सकता है उसका निवारण करने की कोशिश जी करूंगी। जी रश्मि जी, भाइयों को भी बताइए, बहनों को भी बताइए। मगर एक विषय था कि कल
जो मुड़व्याध पाइल्स है ना? और जी। उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है आजकल, और महिलाओं को भी है और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को भी रहता है ये। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए, और इसमें हमें आहार क्या लेना है, इसके बारे में बताइएगा? जी। जी रंजना बहन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो इन दिनों आ रही है, वो है कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन। ये इसका कारण ये हो रहा है कि हमारे आहार विहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है इन दिनों। आप लोग जैसे गृहिणी हैं और किसान भाई हैं, ये इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है जितनी कि जो फास्ट फूड खाने वाले बच्चे हैं और जो पढ़ने वाले, लगातार सिटिंग जॉब है, लगातार बैठना, इनको ये तकलीफ ज़्यादा हो रही है। और बहुत ज़्यादा महिलाओं में, गर्भिणी महिला को पाइल्स की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरे 9 महीने उसको जो है जैसे-जैसे बच्चे का विकास होता है, तो उसके वजन से आंतों में दबाव पड़ता है, मल द्वार पे दबाव पड़ता है, तो उसमें उसको कॉन्स्टिपेशन होता है और उसके बाद में उसको जैसे दबाव पड़ने के कारण वहाँ प्रेशर पड़ने से जो मल द्वार है, वहाँ पर शिराएँ हैं, उसमें खून बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन से वो जोड़ लगाती है। तो जो अंदर की शिराएँ हैं, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसके लिए पूरे समय जो है वो ऐसा खान-पान रखा जाए, सभी के लिए, गर्भिणी के लिए ही नहीं, सभी के लिए आवश्यक है कि अपने आहार में जितना अधिक हो सके फाइबर, रेशेदार चीज़ें ज़्यादा खाई जाएँ। जैसे कि खाने के कुछ पहले सलाद लिया जाए, जो उपलब्ध है, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली और लेट्यूस की पत्तियाँ, कुछ अंकुरित, ये सब चीज़ें यदि आप खाने के कुछ पहले यदि वो खा लेंगे, तो पहले आप इस तरह की चीज़ यदि रेशेदार खा लेंगे, उसके बाद फिर आप रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल जो खा रहे हैं वो खाएँगे, तो उससे क्या होगा कि आंतों की गति अच्छी रहेगी और पाचन क्रिया सही होगी। दूसरा ज़्यादातर ये होता है कि खाना खाने के बीच में 1 लोटा पानी, 1 ग्लास पानी रखा रहता है और वो खाना जो है बार-बार लोग खाने के बीच में पानी पीते जाते हैं, थोड़ी मिर्च ज़्यादा है फिर पानी पी लिया, फिर पानी पी लिया, इस तरह पूरा 1 से 2 ग्लास पानी खाने के बीच में पी लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। तो यदि खाने के बीच में ज़्यादा पानी पिया तो उसके कारण भी जो मुँह के अंदर जो सलाइवा है वो अल्कलाइन है, यानी क्षारीय है, पेट के अंदर पित्त है, जो कि एसिड है। तो क्षार और जो अम्ल है दोनों बराबर मात्रा में यदि नहीं मिल पाते और खूब सारा पानी पी लिया, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है, यानी विबंध, मलबद्धता। तो वो आगे चल कर के फिर पाइल्स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे आहार का ख़्याल रखना कि आहार जो है बहुत रेशेदार हो और छाछ सबसे ज़्यादा मददगार है, दीपन पाचन होता है। छाछ को क्या कर सकते हैं आप कि उसमें जीरा, कलौंजी और थोड़ी-सी 2 कली लहसुन, लहसुन ना खाते हो तो कोई बात नहीं, जीरा और कलौंजी और मीठी नीम की पत्ती का यदि तड़का लगा दें, तो उसके गुण बदल जाते हैं, दीपन पाचन हो जाता है, यानी आपकी अग्नि को प्रभावित करता है। तो जिनको भी पेट की तकलीफ है, उनको यदि छाछ लिया जाए वो, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। यदि किसी को पाइल्स की शिकायत है, तो उसके लिए दही वर्जित है। दही और छाछ आपको लगता है कि एक सा है, लेकिन दोनों के गुण बिल्कुल अलग हैं। छाछ जो होता है वो अग्नि प्रदीपक होता है और दही जो है वो ग्राही होता है, मल को बाँधने वाला होता है। तो इसलिए अक्सर आप लोग घर पे करते होंगे, किसी को दस्त लगा दही चावल खिला देते हैं ना, तो मल बन जाता है। तो इसलिए छाछ ज़रूर लिया जाए जिनको पास की तकलीफ है और इसके अलावा रेशेदार सब्जियाँ और खाने के बीच में पानी ना पिया जाए। अब यदि हो ही गया है तो क्या करना? उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जब भी आपको मोशन होता है
लेटरिन जाते हैं, उसके बाद में थोड़ी सिकाई करना ज़रूरी है। सिकाई के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा टब लेंगे और उसमें थोड़ी-सी फिटकरी को पीस लें और एक चने के बराबर उस टब में पानी में कुनकुने पानी में फिटकरी डालें। यदि आस-पास नीम का पेड़ है तो नीम की पत्तियाँ उबाल के उसमें डाल दीजिए, उसका काढ़ा बना के और फिटकरी डाल दीजिए और उसमें मोशन के बाद लैट्रिन से आने के बाद में उसमें करीब 5 मिनट बैठिए। तो उससे यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी आपकी बंद हो जाएगी और यदि कोई क्रैक है, वो भी ठीक होगा। क्रैक मतलब फिशर इस दोनों में अंतर है। आप बहुत से लोग इस बारे में उनको शंका होती है कि मुझे पाइल्स हो गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है यदि आपको मलत्याग के बाद यदि जलन हो रही है और एक बूंद टपक रहा है, इसका मतलब है कि वो फिशर है, क्रैक है। यानी हमारे जो मल द्वार यदि मुट्ठी हम बांधे तो यहाँ पे ऐसी रेखाएं दिख रही हैं। तो इसी तरह मल द्वार जो है वो इतना कोमल होता है जैसे हमारे ओंठ नरम होते हैं, इसी तरह मल द्वार भी एकदम नरम होता है। तो उसमें जो क्रैक जब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ होती है, तो ताकत लगा के यदि वो मल त्याग करते हैं, तो बाहर की स्किन जो ये है रफ स्किन, अंदर जो है वो एकदम ओंठों बराबर नरम है, तो वो कट जाती है। तो उसके चिर जाने से क्या होता है कि बाहर का जो पोर्शन है, ये उसको बचाता है। इसीलिए इसको सेंटिनल पाइल्स कहते हैं कि संतरी की तरह बाहर की चमड़ी जो है उसको हटने से रोक लेती है और अंदर क्रैक होता है और बाहर उभरा हुआ होता है। तो फिर हाथ जब शौच के समय हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कुछ उभरा हुआ है, तो वो उभरा हुआ स्किन का पार्ट है। वो पाइल्स नहीं है, वो फिशर है, क्रैक है। उसमें बूंद-बूंद खून टपकेगा और जलन होगी मोशन के बाद, बहुत दर्द होगा, जलन होगी। लेकिन यदि ब्लीडिंग पाइल्स है, तो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन के कारण जो अंदर शिराएँ फूल रही हैं, वो एकदम से पिचकारी की तरह खून निकलेगा, तो वो पाइल्स है। तो आपको अंतर बता दिया हमने कि पाइल्स क्या है और एनल फिशर क्या है ना? क्रैक। तो इससे बचने का दोनों का एक ही उपाय है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, पेट साफ होता रहे और उसके लिए हरड़ सबसे अच्छा है। हरड़ का चूर्ण या त्रिफला। त्रिफला में क्या है, आंवला, हर्रा, बहेरा तीनों हैं। पर यदि आप घर में बनाते हैं तो आंवला एक भाग, बहेड़ा एक भाग और त्रिफ इसमें जो बहेड़ा हरड़ जो है उसकी मात्रा दुगनी तिगनी कर दें। तो उससे जो है वो पेट अच्छी तरह से साफ होगा और उसी में यदि अपन ईसबगोल की भूसी मिला दें तो वो मल को बांध के निकालेगा। तो इस तरह इसकी चिकित्सा मैंने बताई आपको और इसमें गर्भिणी को बराबर पेट साफ हो ये ख्याल रखना चाहिए और 13 तरह के आधारणीय वेग होते हैं, उसमें से एक मलमूत्र का वेग यदि धारण किया तो उस कारण भी पारिश होता है। तो 100 काम छोड़कर यदि आपको प्रेशर आया है, लग रहा है कि अब टॉयलेट जाना है, तो बिल्कुल भी मल को रोकना नहीं है, तुरंत जाना है। यदि रोक लिया तो उसका पानी सूख जाएगा, मल कड़ा हो जाएगा और उसके बाद में अंत में वो पाइल्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो चिकित्सा का सिद्धांत यही है कि मल त्याग होता रहे, साफ रहे, पाचन अच्छा हो और पाचन के लिए जो है हमें छाछ का प्रयोग है, रेशेदार सब्जी है और नियमित आहार विहार। सुबह उठ के पानी पिया, 2 ग्लास गुनगुना पानी और उसके बाद में फिर आप टॉयलेट गए तो एक नियम बना लेंगे सुबह जाना ही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तो अवॉइड कर देते हैं, नहीं टाइम नहीं और ऐसे ही चले गए और वहाँ क्लास में 6 घंटे बैठे हुए हैं। तो उसके कारण उनको भी अभी युवावस्था में मैंने इतने सारे मरीज देखे, तो ये समझ में आया कि जो बच्चे आजकल आईटी प्रोफेशन में हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको ये तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि लगातार बैठे हैं, तो पाचन कैसे होगा? तो उनके लिए खास तौर से बताना चाहूँगी कि उनको मल त्याग को रोकना नहीं चाहिए। अब आप और इसके बारे में यदि कुछ जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, रंजना जी और इस बारे में यदि कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
आज शाम को पी सकते हैं कि नहीं? हाँ, चाय ले सकते हैं, चाय 1-2 महीने में कोई हर्जा नहीं है, चाय ले सकते हैं। छाछ कई बार बहुत छाछ बार ऐसा होता है कि छाछ शाम के बाद नहीं लेना चाहिए, रात में नहीं लेना चाहिए, छाछ दिन में लीजिए। गर्मी के दिन को तो ले सकते हैं, सर्दियों में शाम को नहीं लेना है। चाय पीते हैं, 1-2 बार पी सकते हैं। चाय नहीं, छाछ 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 मही। छाछ रात में नहीं लेना है, छाछ दिन में लेना है, 1 लीटर तक ले सकते हैं, पर शाम के बाद नहीं लेना चाहिए छाछ। तड़का लगा दिए तो नुकसान नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर डॉक्टर रश्मि झा जी, आज आपने एक मूळव्याध, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, इतनी सारी बीमारी रहती है, इसका समाधान हो गया। आगे मैं एक सवाल कल प्रणाली मराठी जी ने किया था, मगर उनका हैंड राइज था, मगर कल बहुत सारी महिलाओं ने हैंड राइज था, तो उनका हुआ नहीं। तो मैं सबसे पहले अनिल राय जी ने हैंड राइज किया है, तो उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, फिर बाद प्रणाली मराठी की। जी, अनिल राय जी। ओम जी, मैडम आपको सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने आपने बताया कि छाछ खाना के बाद हम पी सकते हैं कि नहीं, ये जानना था कि अब बोले 1 लीटर पीना है, तो खाने के तुरंत बाद पिया सकता है या उसको कुछ, जैसे पानी नहीं पीते हैं तो? नहीं, खाने के साथ में जैसे आप पानी पीते हैं ना, उस तरह खाने के साथ में थोड़ा छाछ पी सकते हैं, और बाद में 1 घंटे बाद में या 1 घंटे पहले अच्छा भरपूर पी सकते हैं। सुबह जैसे लोग चाय पीते हैं, उसकी जगह छाछ पिए तो ज्यादा अच्छा है। खाने के धन्यवाद। बाद छाछ में में लिया जा तड़का सकता लगाने का आपने बताया था, छाछ में तड़का लगाने का कलौंजी और है। और जीरा, और ये मीठी नीम, और जी ये जो लहसुन खाते हैं तो 2 कली लहसुन। जी तो इससे क्या होता है, इसके गुण बदल जाते हैं, दीपन पाचन हो जी। जाता है। इसका तड़का लगाना है ना, तेल से या घी हाँ, से? घी से लगाए तो अच्छा, घी उपलब्ध ना तो तेल से भी लगा सकते हैं। जी जी। दूसरा, एक बच्चों की मालिश के लिए एक बार आपने बताया था, तो 1-2 मिनट में उसका ब्रीफ वापस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। बच्चों की मालिश है, सबसे पहले हाथ से शुरू करते हैं। हमारे हाथ में सारे तो हथेली को इस तरह से, पूरी हथेली को गोल गोल इस तरह 300 बार इसमें प्रेशर देना है अंगूठे से। और जो हमारे जितने फिंगर टिप्स हैं, हर फिंगर पे एक एक ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये छोटी उंगली किडनी को रिप्रेजेंट करती है, तो हर ऑर्गन के एक एक उंगली ऐसे रिप्रेजेंट करती है। तो पूरी उंगलियों में से 60 टाइम, अब बच्चे का तो छोटा सा है, तो आप एक साथ इस तरह उसको 60 टाइम्स इस तरह कर सकते हैं। और हथेली को 300 तरह से क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज करेंगे। फिर इंडेक्स फिंगर से लेके यहाँ तक, अंगूठे तक के, इसको इस तरह से मसाज करेंगे। फिर अंगूठे को यहाँ से और बाहर से, अंगूठे के बाहर से यहाँ से, इस तरह से ये भी 60 टाइम ऐसी मसाज करनी है। तो ये पूरे शरीर का प्रतिबिंब, जैसे मैं आपको कान बताया वैसे ही हाथ भी पूरे शरीर का प्रतिबिंब है, इसमें भी सारे पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से, इस तरह। और इसके अलावा बच्चे का जो है वो सिर जो है, इस पे आप इस तरह से, जो है भ्रू मध्य, दोनों भौं के बीच से लेके ऊपर तक इस तरह से ऐसे मालिश की जाती है। और सेंटर से बीचों बीच से इस तरह मालिश की जाती है। और ये वाला हिस्सा जो तालू वाला है, इस छोड़ के इसके आजू बाजू इस तरह से उसको प्रेशर देते हैं। तालू नरम होता है पर उसको आप कोई मसाज करें। और चेस्ट में, यहाँ चेस्ट में सामने, यदि बच्चे को सर्दी है तो इस तरह से सेंटर से बाहर एकदम बीचों बीच छाती में, यहाँ से बाहर की तरह इस तरह मसाज करें, तो बच्चे को यदि सर्दी जुकाम है तो वो ठीक होगा। इसी तरह पीठ पे भी सेंटर से लेके बाहर की तरफ इस तरह से ऐसे मसाज करना है। और हाथ में जो है अंदर की तरफ से ऐसे ऊपर जाएंगे और बाहर की तरफ नीचे आएंगे। तो बच्चे के हाथ में यहाँ से
सर्दी के दिन है तो तेल से, नहीं तो ज़्यादा सर्दी हो तो पाउडर से भी कर सकते हैं, ऐसे पाउडर लगा के कर सकते हैं। और तेल से मसाज तो धूप में थोड़ी देर डाल दें तो उससे आराम होगा। तो इस तरह से सामने से ऐसे जाते हुए और पीछे से ऐसे उतरना है। फिर उसके बाद पैरों में भी इसी तरह अंदर की तरफ से ऐसे जा करके और पीछे की तरह से यूं उतरना है। जिस तरह हाथ की मालिश की उसी तरह पैर के तलवों की भी इसी तरह मालिश करनी है। पैर के तलवों की भी जैसे हाथ की उसी तरह इसमें भी इस तरह पूरे तलवों को इस तरह से मालिश करनी है। और सबसे अंत में देखिए यहाँ मैंने एक बिंदी लगा रखी है, दिख रहा है पैर के तलवों में एक बिंदी लगा रखी है। जी हाँ, दिखा। दिखा रही है। ये किडनी का पॉइंट होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस बिंदु पर खूब जोर से दबाव देंगे तो बच्चे से चीख पड़ेगा, जोर से नाराज हो जाएगा। तो इसको अंतिम सबसे अंत में इसको ये सीधे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, पूरे सिस्टम को। तो इस पॉइंट को यदि जोर से दबाएंगे तो उसको बहुत फायदा होगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नाक के नीचे यहाँ और ओठ के नीचे, ओठ के ऊपर वाले ओठ के ऊपर और नीचे वाले ओठ के नीचे, ये बिंदु पे भी इस तरह से जोर से प्रेशर देना है। इससे यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और यहाँ सामने जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इससे प्रेशर डालने से उससे बहुत फायदा होगा। यदि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके लिए नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज करनी है, नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज करनी है। और यदि उसको दस्त लग रहे हैं तो उल्टी मालिश यदि करना है, जिसको कब्ज हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा है तो घड़ी की सुई की तरह, यानी आंतों की गति ऐसी है तो इसलिए इस तरह से इसके मसाज करेंगे। और यदि उसको लूज मोशन हो रहे हैं, जब दांत निकल रहे बच्चे के तो उसको ज्यादातर लूज मोशन होते हैं, उस समय उसको एंटी क्लॉक घड़ी की सुई की दिशा में, उल्टी दिशा में इस तरह से मसाज करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर हमें उसको दवा देनी पड़ेगी। और यदि मान लो इससे ठीक हो गया तो फिर आगे उसको इसी से ज्यादातर ठीक हो जाता है। तो आप बिल्कुल इसके बारे में। और पैर में ये पॉइंट ये दिख रहा है, कोई बिंदी लगा रखी यहाँ से टखने से ऊपर, यहाँ हाँ, पिंडली के वहां पर। जी हाँ। हाँ, यहाँ पे पॉइंट है जिसको दबाने से ये हमारे शरीर की जो ऊर्जा का प्रवाह, चाइनीज में कहते हैं, इधर सामने की तरफ यिन है और पीछे की तरफ यांग है। तो पूरे यहाँ पे यिन यानी नेगेटिव ऋणात्मक ऊर्जा है और पीछे धनात्मक ऊर्जा है। तो उसका पूरा जो है उसको बैलेंस करता है। तो यहाँ से 3 चैनल गुजरते हैं। तो इसलिए इस बिंदु पर पैर के अंदर या टखने के ऊपर यहाँ दबाव डालने से उसमें पूरी एनर्जी बैलेंस होती है। फिर जैसे हमारी नानी दादी पहले भी बच्चों को घर पे जब जन्म हुआ था उसके बाद माता और बच्चे दोनों की मालिश की जाती थी। तो दोनों हाथ इस तरह से, दोनों पैर को भी ऐसा क्रॉस करते हैं, फिर राइट हैंड के साथ में लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड के साथ में राइट लेग ऐसा क्रॉस करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो पैरों की मालिश, सिर की मालिश और बच्चे के कान जो है वो जरूर इस तरह से इसको मसाज करिए कान में, तो सारे पॉइंट है तो ये हो जाएंगे। तो तलवे की मालिश की, हथेली की 3 बार, टिप की 60, यहाँ से इंडेक्स फिंगर से थंब तक के ये 60, फिर थंब से बाहर यहाँ 60, इतनी मालिश कर देंगे। तो यदि आपने बच्चे की से मालिश की 0 to 6, जब बच्चा 6 साल तक के, यदि रोज इस तरह से इसकी मालिश की, यदि दिन में 2 बार तो बहुत अच्छा। और यदि 1 बार भी करके, सर्दियों के दिन है अभी तो इस शुद्ध सरसों का तेल मिलता है तो सरसों के तेल से मालिश करिए। गर्मी के दिन हो तो नारियल के तेल से मालिश करिए। और यदि कुछ नहीं मिला है तो जो टैल्कम पाउडर वो डस्ट करके हाथ को स्लिप करने का, असली तो है प्रेशर की बात। तो यदि ठंड बहुत है
तो ऐसे पाउडर करके और ऐसा, क्योंकि तेल लगा के फिर आप उसको धूप में डालें तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उसको नहलाएँगे सर्दी में तो लग जाएगी, तो आप पाउडर से भी कर सकते हैं। जी, धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अगला सवाल आदरणीय सुमित वर्मा जी, नर्मदापुरम जिला। जी, धन्यवाद। मैडम, जैसे एक समस्या अभी आज की जनरेशन में बहुत है कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं होता है। फिर उसके लिए एलोपैथिक दवाई लेते हैं लाने के लिए और रोकने के लिए, दोनों के लिए। तो जिनको अब ये समस्या हो गई है, उनके लिए क्या हो सकता है और ना हो, मतलब बचपन से क्या ऐसा ध्यान रखें कि ना हो ऐसा समस्या? तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे ये योग और प्राणायाम जो है यदि बचपन से किया जाए, तो इसमें जो हलासन है और सर्वांगासन, अपन शुरू में तो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उसके बाद पवन मुक्तासन करते हैं। तो जब पवन मुक्तासन करते हैं और पैर को जब दबाते हैं पेट पे, तो उस समय क्या होता है, यूट्रस के ऊपर और ओवरी के ऊपर भी उसका प्रेशर पड़ता है। तो पैर मोड़ के जब ऐसा पेट को दबाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। और दूसरा जो है सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन के समय दोनों मुट्ठी बाँध के और उसको जगह के पास ऐसा रख के दबा के नीचे उसको झुका जाए, तो उससे भी यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ओवरी पे, और उससे फिर मासिक धर्म ठीक रहता है। तो ये तो प्रिलिमिनरी, यानी जो शुरुआत से आदत डाली जाए कि जब बच्ची छोटी है तब से उसे सिखाया जाए कि इस तरह से योग करो। तो और इसके बाद में सबसे आखिरी में जो है ना हलासन, सर्वांगासन, तो इससे हार्मोन जो है वो बैलेंस होगा, तो इससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, आहार विहार बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो है बच्चियाँ जो हैं उनको फ़ास्ट फ़ूड की बड़ी लत लग गई है। तो जितने भी फ़ास्ट फ़ूड हैं उसमें सब में प्रिज़र्वेटिव होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और हम बच्चों को रोक नहीं पाते कि प्रिजर्वेटिव ये ना खाएं, ऐसी घर की बनी चीजें खाएं। पर बाहर की जितनी भी चीजें हैं उनकी देखिए शेल्फ लाइफ, जैसे हम सुबह घर में खाना बनाते हैं और एक जो बनाया है उसको हम सुबह बनाया तो सुबह खा के खत्म करते हैं, अधिक से अधिक हुआ तो शाम तक दोबारा उसको गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन जो बाजार में जो चीज उपलब्ध है उनकी शेल्फ लाइफ 3 महीने से 6 महीने तक होती है। मतलब जो चीज हम घर में सुबह बना के और शाम तक खत्म कर देते हैं, बाजार की जो चीजें हैं वो 3-3 महीने का शेल्फ लाइफ है। तो उनमें कितना ज्यादा प्रिजर्वेटिव होगा, तो वो सब चीजें खाने, बिस्किट है, चॉकलेट है, फास्ट फूड है, ये सब जो खाने के बाद में क्या होता है कि हमारे शरीर में इतना टॉक्सिन चला जाता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, बच्चियों में खास करके जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, कॉलेज जाने वाली, वो अपने आहार विहार का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं और उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये होता है कि सीधे डॉक्टर के पास गए, ठीक नहीं हो रहा तो उन्हें हार्मोन शुरू कर दिया। 21 दिन की गोली खाई तो 21 दिन गोली खाई, उसके जिस दिन गोली बंद की उसके 2-3 दिन बाद मासिक धर्म शुरू हो गया। इतना ज़्यादा होगा कि फिर उसको रोकने की दवा दी जाएगी। तो इससे बेहतर है कि लाइफ़स्टाइल को सुधारा जाए और खान-पान सुधारा जाए, और जो ये हार्मोन है इनका प्रयोग ना किया जाए। उसके बदले में आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत अच्छी, जैसे अशोकारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, इस तरह की महिलाओं के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं। यदि उसके साथ में श्वेत प्रदर होता है, सफ़ेद पानी जाता है, तो उसमें विषैनुक चूर्ण भी दिया जाता है। तो ऐसी आयुर्वेद की दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा लाभकर हैं। और जहाँ तक बने हार्मोन ट्रीटमेंट बच्चों में तो खास करके अवॉइड करना चाहिए। और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ज़्यादातर ये हो रहा है कि एक बच्चा है, अभी दूसरा और चाहिए, तो फिर उसके लिए अपना गर्भ निरोधक गोलियाँ खाना शुरू कर देती हैं महिलाएँ। तो जहाँ एक बार गर्भ निरोधक गोलियाँ खानी शुरू की, तो पूरा जो है हार्मोन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। एक बार हार्मोन इम्बैलेंस हुआ
तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर ऊपर से हार्मोन थेरेपी की जाती है, वही 21 दिन की गोली, फिर लाने की गोली, फिर बंद करने की गोली। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि नियमित योगासन किया जाए और खान-पान संतुलित रखा जाए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी कि जो बहुत ज़्यादा जिनको ब्लीडिंग होती है, उसका कारण ये होता है कि मासिक धर्म के बीच में नहाना नहीं चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, ठंडे पानी का उपयोग कम करना चाहिए, शरीर को उष्ण रखना चाहिए, गर्म रखने के लिए यदि नहाना बंद कर दे 4 दिन, जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब तक गर्म पानी से बच्चे को पोंछ लें, नहाना अवॉइड करें, इससे तो बिल्कुल ना धोएं। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जहाँ तक बने आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, इसका प्रयोग करें तो मासिक धर्म नियमित रहेगा। वो सफेद पानी रोकने के लिए कौन सा चूर्ण बोले आप? ये कई बार लोगों को व्हाइट डिस्चार्ज होता है ना, महिलाओं को बिल्कुल, व्हाइट बिल्कुल, डिस्चार्ज हाँ। होता है, तो उसके लिए पुष्यानुक चूर्ण आता है, तो ओके। उसका प्रयोग करें। और जैसे अभी मैंने पाइल्स के लिए बताया कि वो सिट्स बाथ लेना होता है, फिटकरी का पानी जो है वो टब में फिटकरी डाल के जी। उसमें बैठे, तो अंदर तक के ऐसे वॉश करने, बाहर बाहर धुलाई हो जाती है लेकिन अंदर तक के वॉश नहीं हो पाता। तो यदि टब में इस तरह फिटकरी डाल के उसमें बैठते हैं, सिट्स बाथ लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर कुछ भी बच गया है वो अच्छी तरह साफ हो जाता है। जी, जी, धन्यवाद। और ज़्यादातर ये पैड यूज़ कर रहे हैं ना बच्चे यहाँ। ये जो हाँ, हाँ। पहले के समय तो जो साधारण सूती कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था और उसको धोकर सुखाकर, और ज़्यादा है तो डेटॉल में इसको डिप करके सुखा के रख लिया जाए, उसको यूज़ किया जाए तो इस तरह का कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। अभी जो पैड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें उसको सोखने के लिए दवाइयाँ, जो प्रिजर्वेटिव जो केमिकल डाले जाते हैं, उससे वहाँ की, जैसे कि हमारे लिप्स जितने कोमल है, वैसे ही वेजाइना भी उसके जो लिप है, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनरा, वो इतना ही ओंठों की तरह ही कोमल है। तो वो जो केमिकल है उनके कारण वहाँ पे ब्लिस्टर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और वो जो रक्तस्राव है वहाँ रुकता रहता है, मासिक स्राव, और रुक कर वहाँ पर सूख जाता है, फिर वापस उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो पुराने समय के लोग जो उपयोग में लेते थे वो बहुत सही था। अभी जो पैड आते हैं, एक तो आपको वो खर्च भी बढ़ गया, ऊपर से उसमें इन्फेक्शन का भी डर है। तो पैड जो है वो बहुत ही सही चुनाव करना चाहिए। अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी बहुत बड़ी पत्रिका में, इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा था बहुत दिनों पहले, कि जो यहाँ पर अस्पताल में जो रुई मरीजों की ड्रेसिंग करके रुई जो बाहर फेंक दी जाती है, उसमें से पस वाली इस तरह की जो रुई है, उनको साफ करके और उसमें जो साफ हिस्सा निकाल के, और गृह उद्योग के नाम पे, छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के नाम पे, वो वाली रुई से पैड बनाकर फिर बड़ी बड़ी कंपनी को देते हैं। उसको वो केमिकल से वो करके ऊपर लेयर, प्लास्टिक की लेयर, नीचे लेयर लगा कर, और वो पैड बना के मार्केट में बेचे जा रहे थे, और उससे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को तकलीफ हुई। तो पैड जो है वो बहुत ही सोच समझ के अच्छे पैड लिए जाए, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, और बेहतर यही होगा कि सूती कपड़े का प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उससे किसी तरह का घर में साफ धोया जाए, सबको साफ सुखाया जाए, उसका प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इन पैड से आजकल इसके बारे में बहुत प्रचार हो रहा है, तो यदि सही पैड मिला तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि गलत कुछ इस तरह का, कोई उसको जान तो सकता नहीं कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत। मैं जिस अस्पताल में मेरी पोस्टिंग थी, उसके ठीक सामने एक वुमेन्स पॉलिटेक्निक था, एक नवीन सरोजिनी नायडू कॉलेज था, दूसरी सरोजिनी नायडू स्कूल थे। 3 लड़कियों की संस्था थी, शिक्षण संस्थाएँ। हर दिन मेरे पास कम से कम 15 से 20 बच्चियाँ ऐसी आती थीं, जिनको वेजाइनल रीजन में
फफोले पड़ गए हैं, एलर्जी हो रही है, काला पड़ गया है। और जब मैंने इतने बरसों तक के देखा इन बच्चियों को, सबकी हिस्ट्री ये मिली कि जब तक कि उनको पीरियड नहीं आता था तब तक कुछ नहीं हुआ, जब से पीरियड स्टार्ट हुआ और ये पैड इस्तेमाल किए हैं तब से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये एक बहुत विकराल समस्या है। इसका समाधान जो है पैड वाली बात जो है वो, मैं इसके बहुत अगेंस्ट। और जो इसी तरह के कुछ और भी ऐसे आ गए कि वो अंदर फिट कर दो, उसमें कलेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद उसको वॉश करके फिर दोबारा रीयूज करते हैं, ऐसे कैप भी आने लगे हैं। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। मेरी मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि ऐसी चीजें ना इस्तेमाल की जाए। टेम्पून और क्या क्या आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई आ गई हैं जिनका इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सुमित भैया, और धन्यवाद हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर रश्मि जी का, कि आज सच में आपने बहुत अच्छे से जो पीरियड्स के समय हम यूज करते हैं उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। क्योंकि सबसे पहले तो पुराने जमाने में बहुत माँ तो बस वो कपड़ा ही यूज करने के लिए देते थे, मगर अभी ये नए औद्योगिकरण की वजह से ये सब आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना बेहतर है ये आज आपने बता दिया। इसका इस्तेमाल मुझे लगता है कभी अर्जेंट हो, कभी कुछ समस्या है तो ही यूज करना चाहिए, नहीं तो डेली के लिए कपड़ा यूज करना चाहिए महिलाओं। बहुत सुंदर आज हमारे बीच में चर्चा हो रही है। आदरणीय अब सुनीता देवी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सुनीता देवी, मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट में है अभी। सुनीता जी, ऋतुजा रानी को आवाज आ रही है? जी मैडम, मेरा प्रश्न ऐसा था। जी बताएं। जी। मेरा लड़का 11 साल का है और उसकी हाइट थोड़ी मुझे मतलब नॉर्मल बच्चों से थोड़ी कम लगती है, जैसे 1 इंच या आधा इंच, 1 इंच समझ लीजिए आप। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा और हाइट में बड़ा होना चाहिए। तो आपने जो बताया कि हम लोग मसाज कर सकते हैं बच्चे का, जैसे मैंने सुना है कि 21 साल तक हो सकती है बच्चों की हाइट बढ़ सकती है, तो क्या हम लोग कर सकते हैं उसको एवरीडे मसाज? इज इट पॉसिबल, मतलब हो सकता है ऐसा कि उसकी हाइट बढ़ सके मसाज की वजह से? देखिए, मसाज से तो पूरे शरीर का सारा सिस्टम ही ठीक होता है। लेकिन जो हाइट बढ़ाने के लिए मैं कहूंगी ताड़ासन सबसे अच्छा है। ताड़ासन यदि नियमित करे और अच्छी तरह, और ताड़ासन में ही 100 कदम चले, पूरा हाथ अच्छा। करके और फिर अच्छा। 100 कदम चले रोज ओके। नियम से। तो और अच्छा। रस्सी कूदना बहुत अच्छा है। ये 2 व्यायाम, रस्सी कूदना 500 बार रस्सी कूद ले और 100 कदम ताड़ासन में चले अच्छा। सुबह। और इसके अलावा जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इससे जरूर ताड़ासन से और जो स्ट्रेचिंग वाले जितने भी आसन हैं इनसे, पर्वत आसन है, ये करने से निश्चित ही उसकी हाइट बढ़ेगी। और खान पान सही होना चाहिए। और जी। सबसे इम्पोर्टेंट है बीज कैसा है, माता पिता कैसे हैं। माता पिता यदि उनकी हाइट ज्यादा है तो बच्चा भी ऊंचा होगा। यदि माता पिता की हाइट कम है तो उसमें जो है आप बच्चे की हाइट भी उतनी ही होगी। पर यदि जी। वो ये सब आसन वगैरह करता है तो निश्चित है उसकी हाइट बढ़ेगी। मैं जी। उदाहरण के लिए अपना उदाहरण आपको बता रही हूँ कि जी। मेरे पिता 6 फीट के थे, 6 फीट से भी थे। और मेरी माता भी 5 फीट 8 इंच ऊंची थी। और मेरे भाई भी 6 फीट और मेरी बहन भी 5 फीट 8 इंच ऊंची है। तो सब लोग इतने ऊंचे थे पर मैं 5 फीट 2 इंच की, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था एक तरह से कि मेरे घर में सारे लोग ऊंचे हैं और जी। मैं इतनी छोटी क्यों हूँ। मुझे जी। बहुत ज्यादा यानी इस बात का अफसोस होता था। मेरे हाथ बिल्कुल छोटे छोटे, पैर भी छोटे छोटे, मैं भी छोटी सी। तो इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा बचपन में मुझमें हीन भावना थी कि मैं क्यों इतनी छोटी हूँ। फिर जब भी मेरे
पिताजी की मृत्यु हुई उस समय मैंने पुराने फोटोज मुझे देखने को मिली, तो उसमें मैंने देखा मेरे दादाजी और उनकी माताजी यानी मेरी मेरी परदादी बहुत छोटी सी थी और मेरे दादाजी की भी हाइट कम थी, तो और मेरी दादी बहुत ऊंची थी। तो मतलब चौथे जनरेशन में तीसरे मेरी परदादी छोटी सी थी और उसके बाद मैं सबसे छोटी निकली। तो ये जेनेटिक भी होता है कि जो आपका कद काठी कैसा है ये भी जेनेटिक है कि मेरे माता पिता भाई बहन सब ऊंचे हैं, लेकिन मेरी परदादी छोटी सी तो मैं उनकी तरह दिखती हूँ, वैसी लगती हूँ और मेरी हाइट भी वैसी है। तो बहुत बार जी जेनेटिक भी होता है। जी, एक्चुअली मेरी भी हाइट कम ही है, मैं भी 5'2" की ही हूँ। मेरे हस्बैंड 5'8" या 5'9" होंगे, लेकिन मैं छोटी हूँ। तो मेरी लड़की अभी जो छोटी 5 साल की है वो लगती है ऊंची, अभी से लग रही है, बट लड़का मुझे शायद मेरी हाइट का लगने लगा है। तो मुझे लगा कि हम जेनेटिक्स तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरसाइज या योगा की वजह से हो सकता है, या मसाज भी हम मतलब एक्सरसाइज कभी बच्चे करते नहीं करते तो मसाज हम लोग करवा देंगे उनसे, तो इसीलिए बिल्कुल पूछना था कि उसको जी बच्चे की मसाज भी को बोलिए कि अब तो इतना बड़ा खुद कर सकता है और जी सुबह उठ के बढ़िया सरसों का तेल गरम करिए और उससे अच्छी मालिश करिए। जी कम से कम रीढ़ की हड्डी की जरूर मालिश करें, है ना, वहीं से सब जी शिरा निकलती हैं। और जी ताड़ना उसको बिल्कुल नियम से कराइए, जब घर में दिखे बोले चलो तुम चलो, हाथ ऊपर करो हाँ तानो इस तरह और चलो जी चलो जाके जी वहां जी चलो, उसको ये जी कराते जी रहिए। और रस्सी कूदना तो जैसे आमतौर पे कभी लड़कियां ही रस्सी कूदती हैं जी लेकिन जी आजकल शायद ये भी बंद हो गया। हमारे समय में तो हम लोग बहुत रस्सी कूदते थे, लेकिन आजकल ये की सब बच्चियों में ये सब खेल भी हमारी खत्म नहीं हो व्यवस्था, गए। रहने की व्यवस्था चेंज हो गई ना मैडम, इसकी वजह से जैसे हम लोग सब फ्लैट्स में आ गए, पहले हमारे बैठे घर थे तो हम लोग ऐसे ही चले जाते तो रस्सी कूदना ये सब होता था। अभी फ्लैट में आ गए तो इतना होता नहीं है एवरीडे जाना और से ये सब करना, तो वो भी एक हम्म। लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लेकिन बहुत धन्यवाद, मैं जरूर फॉलो करूंगी और आपको बताऊंगी। जरूर धन्यवाद। जरूर जी आप नोट कर लेना, दीवार में एक निशान बना लीजिए कि अभी इस जी तारीख में आज 16 दिसंबर को इसकी हाइट इतनी है। एक दीवार पे एक पेंसिल से निशान बना के और तारीख लिख लीजिए और जी आज से 4 महीने बाद आप देखिएगा निश्चय इसकी हाइट बढ़ेगी। जी जी जरूर, धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद सुनीता जी। और मेरे भी एक वही समस्या थी, मगर आपने सुलझा दी। मेरे और हमारे घर में भी हमारे दोनों की हाइट अच्छी है, लड़का भी उसकी भी हाइट बहुत अच्छी है, मगर बच्ची है उसकी थोड़ी सी हाइट कम है। उसकी दिक्कत आती है मुझे थोड़ा सा कि मैं योग शिक्षिका भी हूँ और ये सब बहुत कर रही हूँ, फिर भी उसकी थोड़ी हाइट नहीं बढ़ रही है। ये समस्या मुझे बहुत हो रही है, अभी लग रहा है कि मैं क्या करूँ उसके लिए। तो आपने बता दिया। ये ताड़ासन करवाइए, रस्सी कूदने बोलिए, हो नहीं जाएगा। हाँ, मैं वो तो सब कर रहे हैं, घर में सब प्रयोग कर रही हूँ। मैं उसको ताड़ासन कराती हूँ, घर में अगर फिरती है शायद तो भी मैं उसको ताड़ासन में ही फिरवाती हूँ, ऐसे पैर ऊपर करके ही ऐसे जाओ। और लटकाने के लिए सब इस्तेमाल कर दिया है कि डोरी वगैरह ये सब उसको लटकने के लिए। घर में भी ऐसे डोरी के जो हम रस्सी से कूदते हैं उसको भी लाए हैं, मगर कुछ भी ज्यादा दिखता नहीं है उसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा लग रहा मीना है। जी आप पुराना इतिहास देखिए, आप पूर्वजों का इतिहास जरा पूछिए, आपकी नानी दादी इन लोगों से पूछिए कि हाँ पहले आपके यहाँ कोई इस तरह कम हाइट के तो नहीं थे, किसी को ऐसा तो नहीं था। हो सकता है कोई आपके पुरखे जो हैं उन हाइट कम रही हो तो मेरी तरह वो बच्ची जो है वो उसकी हाइट कम हो रहेगी। अगला प्रश्न पूछिए, अगला प्रश्न। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर देखते हैं हो जाएगी। अभी डॉक्टर ने तो बोला है हो जाएगी बाद में। तो मैं अगला सवाल आदरणीय रूपेश रूपेश उमाली जी आदरणीय रूपेश उमाली जी, आपका सवाल है। नहीं आवाज आ रही है तो फिर आदरणीय सी मुन्नीलाल भाई साहब, आपका स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर साहब,
आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो हमारी बहनें और भाई दोनों आपके इस अनुभव से लाभान्वित हो रहे हैं, ये है योगाहार कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग अपने पूर्ण कर रहा है। मेरा एक सवाल है और मन में आता रहता है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, गांव में रहता था, हमारे माताएं लगभग 11-11, 12-12 बच्चों को जन्म देती थी और उनकी हाइट पूरी हुआ करती थी और घर पे ही जन्म दे दी थी और लगभग 1 महीने बाद या 10-15 दिन बाद पूरा अपना काम करती थी, वो स्वयं करती थी, कोई भी तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और आज हम जब देखते हैं, शहर में जाते हैं, तो डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर होते हैं, उनके सामने भारी भीड़ लगी रहती है महिलाओं की, और जब मैं पूछता हूं तो अधिकतर ये होता है कि वो उनकी बच्चादानी का ऑपरेशन होना है। यानी हर 10 में 6 महिलाओं के बच्चादानी के ऑपरेशन होने लगे हैं, बच्चादानी निकाल के फेंक दी जा रही है, और हर डिलीवरी नॉर्मल ना होकर के ऑपरेशन से होने लगी है। इसका कारण क्या है? अगर क्योंकि हमारी बहनें बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ी हैं, क्योंकि मानव पहले थे और वही अब हैं, लेकिन अंतर हो गया है। तो इस पे अगर सुधार आ जाए, पुरानी हम परंपरा पे पहुंच जाएं, पुराने खान पान पे पहुंच जाएं, या आपका जो मार्गदर्शन हो उस पर पहुंच जाए, तो हमारी बहनें सुन रही हैं, तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे आपस में शेयर भी करेंगी, और तो ये आपका संदेश हमें बहनों तक पहुंचेगा, लाभान्वित होगा। जी जी, नमस्कार भाई साहब। इसके आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि 2 साल तक लॉकडाउन रहा। उस लॉकडाउन पीरियड में 96% नॉर्मल डिलीवरी हुई, 96% नॉर्मली। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा व्यवसायीकरण हो गया है, अस्पताल बड़े-बड़े बन गए हैं, और जो सरकारी अस्पताल के अलावा जो प्राइवेट नर्सिंग होम इतने सारे बन गए हैं, इसमें सरकार से और इन्हें इतना बड़े-बड़े बैंक से लोन लेके जो बनाते हैं, तरह-तरह की महंगी-महंगी मशीनें लगाई जाती हैं, उसका जो ईएमआई चुकाना है, उसके लिए उनको पैसे ज़रूरी है। उनके यहाँ आजकल पीआरओ भी रखा जाता है कि हाँ, एक वो होगा जो कि आपको प्रमोट करेगा कि हाँ, हाँ, यही, और आप अरे दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, चलो बिल्कुल तुरंत ऑपरेशन करते हैं। तो महिलाओं में पहले की तरह से अभी दर्द सहने की क्षमता कम हो गई है। पहले जो है महिलाएं खूब मेहनती थी, घर में आटा पीसा जाता था चक्की में, तो जो चक्की चलाने की जो विधि है, चक्की चलाते तो पूरा इस तरह से कमर और उसके पूरे उसका एक्सरसाइज हो जाती थी। तो वो जो एक्सरसाइज होती थी, और आखिरी समय तक के महिलाएं काम करती थी, खेतों पे जाती थी, घर का काम करती थी, नीचे चूल्हे में खाना बनता था, उठक बैठक होती। अभी तो ये होता है जहाँ गर्भ धारण किया उसका 3रे महीने से ही इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है महिलाएं कि नहीं, अब प्रेगनेंसी हो गई है तो कोई बीमारी थोड़ी है। प्रेगनेंसी ये तो प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक है, इसमें तो सब काम होते रहना चाहिए, चलना फिरना सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि नहीं चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नीचे नहीं बैठना, ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ना, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन कर दिए जाते हैं। तो एक महिला के मन में एक डर बैठ जाता है कि नहीं, अब तो मेरा ऑपरेशन ही होगा, मैं इसका दर्द सहन नहीं कर पाऊंगी। तो जो मानसिक जो इनकी स्थिति हो रही है युवा महिलाओं में खास करके, कि नहीं मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकती, मुझे तो बस पेट काट दो, तो उस दर्द को सहने की क्षमता कम हो गई है। और दूसरा, जो खुद चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं ये मैंने इस मंच से कहना चाहूंगी कि जहां तक बने नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करनी चाहिए, और दर्द को सहने की क्षमता होनी चाहिए, और डरिए मत। यदि सोनोग्राफी हो रही है, बच्चा ठीक है, ब्रीच नहीं है, आड़ा नहीं है, सीधा नॉर्मल पोजीशन है, वर्टेक्स सिर नीचे है, तो आराम से क्या हो सकता है। हाँ, यदि कुछ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो, कि यदि कॉर्ड उसके गले में घूम गई हो और ब्रीच है, ऐसा आड़ा है बच्चा, तो उसमें जरूरी है कि फिर उसको सर्जरी की जाए और उसका सिजेरियन सेक्शन हो। लेकिन यदि सब कुछ ठीक है तो नॉर्मल वीकली प्रतीक्षा करनी चाहिए।
आजकल दूसरा सबसे बड़ा एक कारण ये हो रहा है कि पंचांग देख के वो पंडित जी बताते हैं कि फला फला दिन में इतने बज के इतने मिनट पे यदि बच्चा पैदा होगा तो उसका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। तो उसमें ये तो कोई बात नहीं हुई कि जो ये बहुत बड़ा चलन हो गया है कि घड़ी देख समय देख के कि इस तारीख में इतने बजे इतने मिनट पे यदि बच्चा पैदा होगा तो उसका उज्जवल भविष्य होगा। ऐसा तो कभी होता था, जब बच्चा जन्म लिया वही उसका वो होगा। तो ये भी शौक हो गया। हम ना लिया अभी म्यूट कर दे रंजना जी, इनको म्यूट कर दे बहन जी को, जो जी म्यूट कर ले। और बहुत सुंदर। और मैं एक और चूंकि बहनें जुड़ी हैं मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक डिलीवरी ऑपरेशन से हो जाती है तो फिर उसको डॉक्टर कहती है कि अब तुम्हारी डिलीवरी हर डिलीवरी ऑपरेशन से होगी और 2 हो पाएंगी। इस बात से आप सहमत हैं क्या? ऐसा? हाँ जी, इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो टाँके लगे हैं वो जब बच्चा बड़ा होता है और बढ़ता जाता है, जो 9 महीने में फुल टर्म 38 वीक्स के बाद में इतना बड़ा हो जाता है वो पेट, और उस समय यदि उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेशर लगाने को कहा जाएगा तो कई बार टाँके टूटने का डर रहता है, क्योंकि 7 लेयर में उसकी स्टिच की हुई है। त्वचा की 7 परत जो है उसमें टाँके लगे हुए हैं। तो यदि वो जोर से जैसे बोला जाए प्रेशर लगाओ, दम लगाओ तो उससे वो टाँके टूटने का डर है। इसलिए कहा जाता है कि दूसरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होना कठिन है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ आदरणीय बहन जी। मेरी बड़ी वाली बेटी, चूंकि मेरी शादी छोटे में हो गई थी, तो उस समय मेरी बड़ी वाली बेटी ऑपरेशन से हुई थी और 1/11/1987 में ऑपरेशन से हुई। दूसरी उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि 4-5 महीने का आपको गैप रखना होगा और फिर एक ही डिलीवरी होगी, वो भी ऑपरेशन से होगी। लेकिन मेरी धर्मपत्नी बोली मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, तो मेरी दूसरी बच्ची नॉर्मल हुई, लेकिन हुई उन्होंने ताकत रखी अपनी। फिर इसके बाद बच्चा हुआ और फिर 2 बच्ची और हुई, मतलब यानी 1 ऑपरेशन से और 4 नॉर्मल डिलीवरी हुई। जो डॉक्टर कहते हैं, मेरा कहने का मतलब वो अलग बात है। अगर पहले तो प्रयास करना चाहिए कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, तुरंत ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ये भी मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरा परिवार है ऐसे कई। जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यदि इसके बाद डिलीवरी सीजर सेक्शन हो गया, उसके बाद यदि लंबा गैप होगा तो वो हील हो जाएगा। अब पता चला इधर ऑपरेशन हुआ, उसके 9 महीने के बाद में जो है फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई और 1 साल भर के अंदर साल में दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है, तो पूरी तरह से हील नहीं हो पाता वो सेक्शन हुआ है जो काटा गया है। तो उसमें डर रहता है, अरे 3-4 साल बाद ये कुछ जब पूरी तरह से वो हील हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसके बाद यदि होता है तो नॉर्मल भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेल्विक गर्डल है, ये कमर की जो हड्डी है, ये हड्डी बार सक्रिय होती है किसी किसी की, नैरो होता है, तो इसलिए वो एक्सरे में उसमें पता चल जाता है। यदि वो सक्रिय तो उसमें फिर सीजर करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि लॉकडाउन में 96% नॉर्मल डिलीवरी हुई, और एक छत्तीसगढ़ में एक गांव है जहाँ पे पूरी 100% महिलाओं का यूट्रस निकाल दिया गया, केवल जो है पैसा कमाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा समाज में एक ऐसा वो हो गया है कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, पर ऐसा नहीं है। जो लड़कियां खूब काम करती हैं, पानी भर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, नीचे बैठ रही हैं, और गांव में तो आज भी घर में एक चकिया रखी होती है। गांव में आप किसी भी गांव में जाएं तो देखिएगा कि आज भी लोगों के यहाँ चकिया है, और 7 महीने तक की बस को महिला को कि तुम चकिया चलाओ, तो उससे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। ये बातें तो अभी शहर में तो संभव नहीं है, और उसको ये कह दिया जाता है कि नहीं अब तो तुम चलो भी मत और तुम कहीं जाओ भी मत, तो कुछ काम मत करो। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। जी धन्यवाद। अगला सवाल कर लें, 10-15 मिनट और हैं तो ताकि सभी बहनों का हो जाए। जी मैडम जी, मेरा सवाल है
मेरे जब पीरियड्स आते हुए ना मासिक धर्म, तो 15 दिन पहले मेरी छाती, चेस्ट, स्तन दुखने लगते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। इस समय शरीर में हार्मोन परिवर्तन होता है और मासिक धर्म आने वाला होता है, उसके 2 हफ्ते पहले बहुत सी महिलाओं को इस तरह में दर्द होता है और सूजन भी आ सकती है। थोड़ा ऐसा लगे कि सांस बड़ा हो गया है और दर्द होता है। ये शरीर में हार्मोन के परिवर्तन से ऐसा होता है, कि कोई बीमारी नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है। धन्यवाद मैडम। जी, जी, बहुत सुंदर। जी, आगे अगला सवाल आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सादर आमंत्रित है। जी, नमस्कार सबको। मेरा वैसे प्रश्न कुछ भी नहीं है, बस जब रश्मि मैडम ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में जब बता रही थी, और ये जो सारी मेंस्ट्रुएशन की तो तकलीफें आजकल बहुत कॉमन हो गई है लड़कियों को। इसके लिए मुझे एक और वो चला है कि जो आजकल खान-पान और लाइफस्टाइल तो गड़बड़ है ही, साथ में जो लड़कियां टाइट जो जीन्स पहन रही हैं, जो टाइट कपड़े पहन रही हैं, और जितना भी मतलब मैंने नीचे के कमर के नीचे के पोर्शन में जो टाइट वस्त्र पहने जाते हैं, उसका भी कारण एक है कि यहाँ यूट्रस पे, ओवरीज पे फर्क पड़ता है। ये मैं केवल इस पे नहीं कह रही हूँ, एक रिसर्च पेपर मैंने देखा हुआ है 4 साल पहले, जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिसर्च पेपर एक है, उसमें ये बताया गया है कि इसके कारण भी जो, क्योंकि आजकल पीसीओडी की समस्या बहुत कॉमन है, हर एक नई लड़कियों को भी पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो सिस्ट में, ओवरी में बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं। तो उसके पीछे अब स्वाभाविक बात है कि डॉक्टर्स के रिसर्च तो चलते ही रहते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट का पेपर है कि उसका एक कारण ये भी है कि कमर के नीचे जो टाइट, पहले हमारे यहाँ रीत थी, विधि थी कि कमर के नीचे ढीले कपड़े पहने जाते थे, सलवार है, पेटीकोट है, और तो और पुरुषों का भी जो कमर के नीचे का वस्त्र होता था वो ढीला होता था। तो इसके पीछे भी फिजियोलॉजी बहुत फर्क करती है कि हमारी शरीर के अंदर की जो रचना है वो किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारी समस्याएं हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण होती है। तो बस यही विचार मेरे को उस समय जब रश्मि मैडम बता रही थी तो बताने के लिए दिमाग में आया था, तो मैंने कहा ये बता दूं। तो ये जो हमारी बच्चियां आजकल जो सारी टाइट कपड़े जो नीचे पहनने लगी हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चियों को, ऐसा मेरा विचार है। बाकी धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर भारद्वाज आपने। बिल्कुल ये बात मैं मिस कर रही थी। बिल्कुल सही बताया आपने कि जो आजकल जो फैशन की मारी बच्चियां हैं, इनको समझाना बहुत जरूरी है कि आगे उनका भविष्य जो है, कल को जब वो गृहस्थ जीवन में जाएंगी और अगली बच्चे के लिए चाहत होगी, तो उस समय उनको बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो ये टाइट कपड़े जो हैं, उसके कारण उनका पूरा मासिक धर्म का सब कुछ, सारा कुछ बदल जाएगा। और ये जो पेट के जो ये टाइट पैंट, जो टाइट जीन्स हैं, इससे निश्चित ही बिल्कुल उस पे और ओवरी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो माताएं सुन रही हैं और जो पुरुष सुन रहे हैं, वो कृपया अपने बच्चों दोनों को, लड़कों को लड़कियों को करें कि ये जो टाइट कपड़े पहन रहे हैं वो उनके लिए शारीरिक रूप से बहुत नुकसानदायक है। और आगे भविष्य में जब उनको संतान उत्पत्ति की इच्छा होगी, तो ये जो फेल्योर आ रहा है आजकल के, कि बहुत ज्यादा शादी तो देर से हो रही है, उसके बाद जो बच्चों को ये समस्या आई कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो? कि उनका अपनी जो फिजियोलॉजी तो बदल ही गई ना, कि इतने टाइट कपड़े पहन के वहाँ का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन, वो सारी चीजें बदल गई हैं। तो ये डॉक्टर भारद्वाज ने बहुत अच्छी बात बताई है, और आप सबको इसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और बच्चों को आगे सिखाना चाहिए। ये आप माताओं की जिम्मेदारी है कि इसमें बच्चे ही बोले कि आप लोग क्या जाने फैशन,
इससे क्या होता है? नहीं, उनको पूरी फिजियोलॉजी समझाइए कि शरीर की रचना ऐसी है कि उसमें इस तरह से इतना दबाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी बिल्कुल, बहुत बच्चियों सुंदर। को हमारी बच्चियों को खास करके बहुत जब से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तभी से उनको ये सारी बातें बारीक बातें समझाना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि जब ये एक एज में आ जाती है ना बड़ी, तब फिर वो उस बात को सुनती नहीं है। तो हमें थोड़ा सा छोटेपन से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के पहले ही उनको थोड़ी सी ये सारी बातें, जितना हम प्राकृतिक रूप से रहेंगे और जितना पहले जो हमारा प्राकृतिक रहन सहन था और जितने नियम बने हुए थे कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके भी जो बहुत सारे, वो सब बहुत सही थे, इसीलिए सब कुछ नॉर्मल होता था। आजकल वो सारा उसको दरकिनार करके और जो हम ये नया नया सारा जो सेइंग्स रहती वो सब जो फॉलो करने लगे, उसी के कारण बहुत प्रॉब्लम सब हो रही है। तो बस जी, एक जी, जी। अपन इसी से ग्रुप से जुड़ के हमारा यही एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक जानकारी दें, अधिक से अधिक हमारे बच्चों को भी अवेयरनेस लाएं, और यही उद्देश्य से ये ग्रुप है। इसीलिए बीच में जब कुछ मुझे भी विचार आ जाते हैं तो मुझे बोलने का इच्छा हो जाती है, तो मैंने बता नहीं, दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने जी, एकदम बहुत सही पिन सुंदर। पॉइंट पे बताया कि जी, क्या करना चाहिए। बिल्कुल, यानी माताओं को बिल्कुल ये बातें ख्याल रखना चाहिए। जी, जी। बहुत सुंदर हमारे कुसुम बहन ने कहा है, उनको हम सुनना चाहते हैं। 1-2 दिन में आपको भी हम मुख्य अतिथि बनाएँगे और योगार मंच पर आपके जो भी हमारे महिलाओं के छोटे बच्चों की जो समस्या है, हम प्रकृति के साथ कैसे चलना है हमें और हमारे बच्चों को कैसे लेके जाना है, और इसके बारे में हम आपसे भी संवाद करेंगे, आपसे मुख्य अतिथि के रूप से आपका मार्गदर्शन चाहेंगे इस सदन के लिए। और फिर मैं अभी थोड़ा-सा ज़्यादा समय हो रहा है, आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से। जी, आदरणीय पवन सर। जी, धन्यवाद। आज फिर से डॉक्टर रश्मि का स्वागत है। बहुत सुंदर आज की वार्ता। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। और मेरे मन में जो बात आ रही थी, आपने जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है उससे संबंधित और जो मेडिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो चीजें बाजार में आ रही हैं, बाजारीकरण हो रहा है, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे कोई डिवाइसेस हो, इसका बहुत ज्यादा मार्केटिंग और बहुत ज्यादा उसमें जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, बल्कि जबकि कोविड का टाइम था तो हम ये देख रहे थे कि वो कोविड को मेजर करने की जो वो थी, उसको भी बड़े अनसैनिटरी तरीके से बनाया जा रहा था, और स्पूरियस जिसको कहते हैं वो तरीके से डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मतलब हमारे लिए। इस विषय पर भी हमें लगता है कि हमें चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि दवाइयों का ही मार्केट कुछ 1000 करोड़ का है जो कि स्पूरियस है, जो कि नकली दवाइयां हैं। जैसा कि हम जैविक खेती की बात करते हैं इस मंच में, और जैविक खेती में भी हम केमिकल्स का दुरुपयोग की बात होती है, उसी प्रकार से हेल्थ सिस्टम्स में भी जो स्पूरियस कह देंगे, नकली कह देंगे और मिलावटी कह देंगे, वो जो मिलावट हो रही है और उससे जो हेल्थ हैजर्ड हो रहे हैं, और इवन अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कई बार आपकी ये ना बैक्टीरियल वो हो जाती है, उसको लगाते हैं तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन उसमें बढ़ जाती है, फिर आपका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, फिर आपको ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सब चीजों की एक तो नंबर 1 एक शायद हमें और ज्यादा चर्चा के माध्यम से शायद समझ बनाने की जरूरत है, और हमें फिर उस दृष्टिकोण पर क्या किया जाए और कैसा मिनिमम इंटरवेंशन हो सके बाहर से, जिससे हम जितना प्राकृतिक रूप में रह सके उस तरफ हम कैसे बढ़े। तो ये लाइफस्टाइल और उसके साथ जो एसोसिएटेड चीजें फालतू में थोप दी जाती हैं, उससे हम कैसे बचें, शायद इस पर अगर हम चर्चा करते हैं और तो हमारी एक सामूहिक समझ बनती है, और हम इस बारे में चर्चा करके शायद इन चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें जो कंजम्पशन हमें रिड्यूस करने की बात हो रही है हर एक चीज में, क्योंकि कंजम्पशन हमारा बढ़ते जा रहा है, अनियंत्रित रूप से कंजम्पशन बढ़ रहा है। पैकेजिंग में आपका देखेंगे तो हर चीज में पैकेजिंग में अनलिमिटेड उसमें कंज्यूम कर रहे हैं हम, प्लास्टिक को, मटेरियल्स को। तो हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है धरती की, हमारी रिसोर्सेज की, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब ये तो खैर वृहद रूप से मैंने बताया, लेकिन
मेडिकल साइंस में जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके बारे में शायद अगर हम चर्चा करते हैं और हम अवॉइड क्या कर सकते हैं, केवल इससे हम शुरू करें। अभी हम विरोध में नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कह रहे हैं कि क्या अवॉइड कर लें। इस विषय पर भी अगर हम चर्चा करें तो शायद सदन के सभी लोगों को अच्छा रहेगा। जी, जी, मैं इतना जी। ही कह के अपनी बिल्कुल। वाणी को विराम देता हूँ। जी, जी, नमस्कार। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो माल चोरी है, इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है कि जो आजकल नए डिवाइस डेवलप हुए हैं, तो उससे ये लग रहा है कि ये डिवाइस तो इतना अच्छा है कि ना किसी पैड की ज़रूरत है, ना कुछ है, वो डिवाइस लगा लिया, उसको धो के साफ कर लिया, फिर अगले महीने फिर उसको इस्तेमाल कर लिया। तो इसके लिए उसमें स्टेरिलाइज़ेशन की बहुत ज़रूरत है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके बारे में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है, उस बारे में डिटेल में जो उपयोग करने वाले हैं, उनको सही दिशा नहीं दी जाती कि इसको इस तरह से ऐसा इस्तेमाल करना। उन्होंने एक बार उसको सादे पानी से धो लिया, फिर इस्तेमाल कर लिया, तो वहाँ पे एकदम इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो इसके लिए हम अपनी बहनों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने के पहले उसको अच्छी तरह से जांच परख लें, तभी उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज उससे इन्फेक्शन होने का डर है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ काम करती थी उसके सामने 3 संस्थान, एक डिग्री कॉलेज था, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था, महिला पॉलिटेक्निक, एक गर्ल्स स्कूल था। वहाँ पे इतनी सारी बच्चियों को मैंने देखा कि जो वो इस समस्या से गुजर रही थी। तो उनको अब जितने मेरे पास आई उनको तो मैंने बता दिया कि इस तरह से आप सफाई रखिए, इस तरह हाइजीन रखना ज़रूरी है। कॉलेज में आओ तो पैड चेंज करना ज़रूरी है। आपको दिन में 2 बार चेंज करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो है, जो बच्चे मेरे पास आए मैंने उन्हें तो बता दिया। लेकिन ज़िम्मेदारी माँ की सबसे ज़्यादा है कि जो माँ है वो अपनी बहनों को इस तरह से गाइड करे कि किस तरह से मासिक धर्म के समय कैसे सफाई रखनी ज़रूरी है, और जैसे नहाना-धोना ज़रूरी है, वैसे ही उस पार्ट को भी साफ रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और एक बार इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उसके बाद में चल रहा था, एक के बाद एक एंटीबायोटिक सूट नहीं की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और वो पार्ट ऐसा है कि लोकल वहाँ एप्लीकेशन भी बहुत मुश्किल होता है। ओरल से कुछ होगा नहीं, लोकल भी लगाना पड़ेगा, तो फिर वो बच्ची के लिए बहुत समस्या बन जाएगी। तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी, और सच है हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यदि उसकी जानकारी महिलाओं को हो तो उसके बारे में अवेयरनेस के लिए हमें ज़रूरी है कि इसको अवेयर किया जाए। और डॉक्टर भारद्वाज ने भी बताया कि किस तरह से ये बाज़ार में जो चीज़ें आ रही हैं उनका कैसे परिणाम निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फिर कभी और भी इस बारे में डिस्कशन किया जाए तो अच्छा है। और आज की इस पैकेज जुड़े हुए हैं, तो इन सबसे मेरा आग्रह है कि घर में जितनी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबको इस बारे में थोड़ा जागृत किया जाए, और नॉर्मल डिलीवरी संभव है यदि थोड़ा इंतज़ार किया जाए, नियमित व्यायाम किया जाए, और एक्सरसाइज की जाए, चलना है, ये करना है, यदि नियमित किया जाए तो निश्चय ही उनको जो है वो नॉर्मल डिलीवरी संभव है। मेरा ख्याल है आज का समय पूरा हो गया है, और कोई प्रश्न बाकी तो पूछ ले। जी शायद रंजना जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और हैंड राइज तो बहुत है, और जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर जी का भी, उन्होंने भी बहुत सुंदर बात कही। और अब क्या करें,
8 बजे तो हो गए हैं। आज समय हो गया है रंजना जी, तो क्योंकि बस ओंकारनाथ जी का सवाल है, आदरणीय सुनीता देवी जी का हैंड राइज है, कुसुम भारद्वाज जी का तो हैंड राइज हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी हम हजारीबाग से हैं। हाँ जी। ये मेरा लिकोरिया का शिकायत है। ये मेरा 2 साल से है, व्हाइट जी व्हाइट क्या? आता। जी बोलिए। ये मेरा लिकोरिया का मतलब लेकर के हैं और ये 2 साल से है मेरा, और इसमें कमर दर्द, सर दर्द, बदन हाथ दर्द बहुत देता है। इसका क्या इलाज है? कब होता है सर दर्द? क्या नहीं, क्या क्या तकलीफ है आपको? मतलब जैसे लिकोरिया है ना मेरा, हाँ। तो उसमें पूरा कमर दर्द देता है, ये घुटना उठना बहुत दर्द देता है, और ये जो पीछे का जो कंधा रहता है ना, उसमें भी बहुत दर्द है। देखिए, लिकोरिया की समस्या होती है कि इन्फेक्शन के कारण होती है। तो उसके लिए जो मैंने उपाय बताया ना पाइल्स वाले पेशेंट का, कि गर्म पानी में थोड़ा सा नीम की पत्तियां उबाल करके और उसमें उसका काढ़ा बना के उसमें डालो, कुनकुना पानी, और उसमें थोड़ी सी फिटकरी पीस के उसको डालो, और उसमें नहाने के समय उसमें कम से कम 10 मिनट बैठो, तो अंदर तक सफाई हो जाएगी। और जो अपन चावल बनाते हैं ना, तो चावल धोते हैं, उसके बाद जो माड़ निकलता है, चावल ऐसे पसा के बनाते हैं ना, चावल का जो माड़ है वो भी बहुत फायदा करता है। तो पुष्यानुग चूर्ण होता है, उसको चावल के माड़ से लीजिए तो उसमें आपको फायदा होगा। और हाथ पैरों के दर्द के लिए तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, महाराष्ट्र आदि काढ़ा है, ये लेंगे तो उससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। और पत्रांगासा होता है इसके लिए, तो वो लीजिए आप, पत्रांगासा और पुष्यानुग तो चूर्ण, आप इससे तो आपको। आप बोलते ना कि चावल को जो धोते हैं उससे भी लेने से मतलब कुछ कम होता है, तो वो वाला भी हम पिए, 1 महीना तक हम पिए हैं, हाँ उसमें हाँ कुछ हाँ। मतलब कम हुआ है मेरा। उसके बाद हाँ जब हम तो छोड़ दिए ना, तो पुष्यानुग चूर्ण को उससे पानी इस चावल के माड़ से लेना, पुष्यानुग चूर्ण है ना, उसको आप लीजिएगा चावल के माड़ से, उससे फायदा होगा। और सबसे जरूरी है सफाई, तो वो जैसा बताया मैंने, टब में उसमें बैठाते समय उसमें बैठोगी तो उससे सफाई होगी तो आगे ही बढ़ेगा। ओके ठीक है, मैम। और दर्द के लिए दवा बता दी मैंने आपको। और ठीक। योगासन करिए रोज, योग की क्लास रोज नियम से करिए तो सारी समस्या ठीक हो जाएगी। लाइन भी होगा और खाने में भी समय लगेगा। ठीक है मैम, ओके। ओके, धन्यवाद। और आगे अगला सवाल 1 मिनट के लिए प्रणाली बेन जी सादर आमंत्रित है। प्रणाली बेन जी तक आवाज नहीं जा रही है। अब ओंकारनाथ भैया 1 मिनट में आप सवाल करिए, ताकि आप बाद में हम करा देते हैं। जी नमस्ते डॉक्टर साहब को प्रणाम। नमस्ते। जी मेरा वाइफ का ऐसा समस्या है, उनका एमसी रेगुलर नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग काफ़ी हो रहा है। तो अभी दवा उनका चल रहा है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि दवा चलाइए, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उनका अल्ट्रासाउंड में आया है बल्कि यूट्रस और सिस्ट निकला है। तो ब्लीडिंग का क्या कारण है, क्या अंग्रेजी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं या? नहीं, आयुर्वेद में भी दवाइयाँ हैं इसके लिए, आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं। और आप आसपास देखिएगा, कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक होंगे तो उनसे मिलिए। और जो सिस्ट है वो ठीक हो जाता है, कुछ तो सामान्य होते हैं वो ऐसे ठीक हो जाते हैं। और नहीं तो जो कांचनार गुगुलू है उसका प्रयोग किया जाए तो वो किसी भी तरह का हो ठीक हो जाता है। और मासिक धर्म को नियमित रखने के लिए शुक्रारिष्ट जो है नियम से लिया जाए तो उससे फायदा होगा। और यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है
तो मैंने बताया कि बोलबद्ध रस होता है, बोलबद्ध रस दिया जाता है, तो वो एक एक गोली सुबह शाम में, और ये पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग उसमें भी अच्छा काम करता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका ये सिस्ट ठीक ना हो। आयुर्वेद दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि सिस्ट भी ठीक हो सकता है, मासिक धर्म भी ठीक हो सकता है। तो आप बिल्कुल आसपास जहाँ भी, नहीं तो पतंजलि के स्टोर में जाइए, वहाँ पर आपको इसके लिए सब दवा मिल जाएगी। सिस्ट के लिए भी स्पेशल एक वो है, टैबलेट है, और आपके मासिक धर्म नियमित करने के लिए भी है। तो ऐसी दवाइयाँ जरूर इस्तेमाल करें और ठीक हो जाएगा, इसमें चिंता की कोई साथ बात साथ में ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करें? ब्लीडिंग रुकने के लिए मैंने बताया ना, बोलबद्ध रस है, और हिमालय कंपनी बनाती है स्टिप्लॉन टैबलेट, वो 2-2 गोली 3 बार दें तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो सामान्य 5 दिन सामान्य होने देना चाहिए, उसके बाद रोकना चाहिए, बीच में नहीं रोक देना चाहिए, पहले शुरू हुआ रोक दिया ऐसा नहीं। 5 दिन तो टाइम सामान्य से होने देना चाहिए। टाइम से पहले हो जा रहा है, 21 दिन के बदला 15 दिन पर हो जा रहा है। अभी उम्र कितनी है उनकी? 37 37। हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। आप उनको आयुर्वेदिक दवा ही दिए और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत सामान्य सी समस्या इन दिनों बहुत ऐसा है, और इसमें दवा से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम अगला रुपेश हुमाले हाँ जी मैम है, किया है जी, स्वागत है। मैडम हाँ मैडम, मेरे को गॉइटर है, गलगंड, वो जो म्हणजे 5 से 6 साल हो गए मैडम। उसकी सर्जरी बोली पर हमने की नहीं। जब मेरे को थायराइड हुआ था तो मेरी उम्र 23 थी, उम्र म्हणजे कम थी, इसलिए हमने की नहीं। तो उसकी सर्जरी म्हणजे करने पड़ेंगे कि क्या वैसे ही ठीक हो जाएंगे? देखिए, ग्वाइटर यदि बहुत बड़ा है तो वो क्या करेगा, इधर ज्यादा बड़ा हो जाने पे श्वास नली और अन्न नली को भी दबाने लगेगा। तो यदि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तब तो सर्जरी करनी पड़ेगी। यदि कम है तो फिर ये दवाइयों से ठीक हो जाता है, कम दवाइयों है से। मैडम, ज्यादा बड़ा नहीं है, कम है, यदि ज्यादा आपको बड़ा कोई नहीं। सांस में, यदि कोई आपको सांस में तकलीफ होती है, खाना खाने में तकलीफ होती है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मैडम। हाँ, यदि ऐसा होता है तो दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। यदि आपको खाना खाने में तकलीफ होने लगी है, सांस में तकलीफ होने लगी है, और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो फिर उसका अंतिम तो उपाय है सर्जरी। लेकिन यदि ये नहीं हो रहा है ऐसा, तो फिर आपको दवा से आप ठीक हो सकती हैं। उसमें दवा कौन सी लेनी मैडम? दवा तो उसके जो आपको थायराइड वाली जो दवाइयाँ चल रही है ना, वही दवाइयाँ आप यदि नहीं नियमित लीजिए। कौन सी प्रकार की म्हणजे दवाई नहीं ले रही हूँ मैडम मैं। मेरा थोड़ा-फार प्राणायाम करके वो म्हणजे ऐसा नॉर्मल रेंज में आ रहा है वो, पर वो हाँ बैठ नहीं हाँ। रहा उस मुझे वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो गांठ है ना, वो चली नहीं हम्म। जा रही, ऐसा हो रहा है। नहीं, वो एकदम से तो नहीं जाएगी। शुरुआत में करती तो वो ठीक हो जाता, पर अब गांठ बन गई है तो वो वापस से नॉर्मल आना मुश्किल है। और यदि आप नियमित उज्जाई करती रहेंगी तो वो आगे और नहीं बढ़ेगा। और साथ में दवा तो लेनी पड़ेगी आपको, दवा आपको ओके। लेनी पड़ेगी, दवा लीजिए आप, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर बाद में फिर सर्जरी ही उपाय होता है। तो दवा दवा ठीक है, हमने पहले बोले थे टेस्ट डॉक्टर करा को, के तो उनको दिखाइए, उन्होंने बोला और दवा। उसके बाद आपकी उसकी सोनोग्राफी होगी, उससे पता चलेगा कि कितना वो दबा रहा है श्वास नली को, अन्न नली को, कितना दबाव पड़ रहा है। उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं। ये दवा से ठीक हो जाएगा। जी जी जी, धन्यवाद। रुपेश उमाले जी, बहन आपका नाम तो पता नहीं, मगर आप जुड़े हैं। आप सभी को मेरी विनंती है कि आप सभी ये योगाहार कार्यक्रम से नियमित जुड़िए। सुबह हम 5:30 से 7 बजे तक योग करते हैं। योग के साथ हमारे जैसे आज मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जैसे
आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे सदन में आते हैं, तो कभी हम आहार पर चर्चा करते हैं, कभी हम प्रेशर जो भी हमारे बीमारी के समस्या है, वो सबका समाधान हमारे योगाहार मंच पर होता है। तो आप सबको विनंती है कि आप सभी बहनें, भाई जितने भी हमारे साथ नए-नए लोग जुड़े हुए हैं, योगाहार कक्षा से नियमित जुड़िए, आपका पूरा समाधान हो जाएगा। आपको अस्पताल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। तो आप नियमितता से योगाहार कार्यक्रम से जुड़िए और जिन भाई-बहनों ने आज हैंड राइज़ नहीं किया है, उनके लिए हम फिर से एक बार अ, जैसे कि शरद भैया है, बहुत सारे आज हमारे योगाहार मंच से महानुभव ने हैंड राइज़ नहीं किया है, उनका भी कोई सवाल होगा, तो मैं डॉक्टर रश्मि झा जी से फिर से विनंती करूँगी, फिर एक बार और आ जाएँगे। तो ये तो कार्यक्रम हमारा नियमित चलता ही है और वो हमारे कार्यक्रम में विज़िट देने के लिए हमारे योग परिवार के अभी वो डॉक्टर हो गए, फैमिली डॉक्टर। जो भी किसी को समस्या आए, तो सबसे पहले योगाहार में बोल दीजिएगा, तो फिर 15-15 दिन के लिए उनको हम बुलाते जाएँगे, सबका चेकअप हो जाएगा। जी। रंजना मैम जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इतनी तवज्जो दी, यानी ये मुझे याद किया और जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से जो भी मेरी समझ से मैंने आपको बता दिया और जो मेरा अनुभव था, वो मैंने बताया कि कैसे बच्चों को इस तरह से वो प्रॉब्लम हो रही है। ये जितना चिकित्सक से ज़्यादा आप माताओं की ज़िम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को आप शिक्षित करें। केवल स्कूल, कॉलेज में पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। घर पे जो माता जो शिक्षा देती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पहली बार उसको मासिक धर्म शुरू होता है, तो उस समय वो बहुत घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उसको पहले से उसको बच्ची को समझाइए कि ऐसा-ऐसा होगा और इसमें इस तरह से आपको प्रिकॉशन लेना है। इस समय नहाना नहीं है, सिर नहीं धोना है, ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खाना है, हुँ? और उसको शुरू से ही यदि आप ये सब उसको बताएँगी कि क्या होता है, तो भविष्य में उसको आगे जब बड़ी होगी, गर्भ धारण करना होगा, तो उस समय उसको वैवाहिक जीवन में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी से अपनी छोटी बच्चियों को आप शिक्षा देना शुरू करें और सभी भाइयों से भी अनुरोध है कि वो घर जाके अपनी पत्नियों को बताएँ कि अपनी बच्चियों को किस तरह से ट्रेनिंग देनी है। तो और महिला सब इससे जुड़ी हैं, खैर जान ही गई हैं। बाकी लोग जो नहीं आए हैं, उनको भी आप बताइए कि किस तरह से मासिक धर्म कितना इम्पोर्टेंट है, हुँ? ज़रूरी है और गर्भधारण भी बहुत ज़रूरी है और गर्भधारण के बाद यदि पाइल्स होता है, तो उसके लिए क्या करना है, ये सब मैंने आज आपको बताया। तो यदि कुछ हो सकता है बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये इसके खिलाफ हैं सैनिटरी पैड और इसके ये सब जो नए डिवाइस हैं इसके, ऐसी बात नहीं है। उसका उपयोग सोच समझ के उचित तरह से किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। मैं उसकी ऐसी खिलाफत नहीं करती, लेकिन सही तरह से प्रयोग किया जाए, सही साफ-सफाई रखी जाए, तो महिलाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे बचने का उपाय मैंने आपको बताया और मुझसे कोई भूल-चूक हो, कुछ चीज़ आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। नहीं, नहीं। अरे, अरे डॉक्टर रश्मि झा जी माफ़ी नहीं, आपको बस ये कि आपसे चूक जो हो गई है, आपको फिर से एक बार और आपको और परेशान करेंगे हम यस नहीं, नहीं, योगा बिल्कुल। मंच पर लाने के लिए बस आपकी यही गलती है कि एक बार आ गए ना आप, अभी हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आपको माफ नहीं किया जाएगा। आपने इतना बड़ा अपराध किया है कि अब आप माफ नहीं हो सकती हैं। आप अब नहीं नहीं, छूट नहीं, सकती हैं आप। नहीं भाई साहब आपने मुझे याद किया ये मेरा सौभाग्य है और जो मुझे मालूम है वो चीज़ें बिल्कुल आपको बताऊँगी और मैं चाहूँगी कि एक बार किसी बच्चों की मालिश वाला सेशन ज़रूर रखिएगा कि बच्चों की बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। मालिश की जाए। एक बार तो बच्चों वाला इससे सेशन बिल्कुल रखेंगे तो हम। जितने युवा इसमें माताएँ हैं, उनको आप आमंत्रित करिए कि उनके अभी-अभी बच्चे हुए हैं, उन माताओं को आप एक बार आमंत्रित करिए और उनको सिखाएँ उनको
कि कैसे बच्चे की मालिश करने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और बच्चा कैसे स्वस्थ रहता है, तो इस पे कभी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सबको बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद और आप सबकी आभारी हूँ कि आपने मुझे फिर से मौका दिया और मैं फिर से आप सबके सम्मुख आई। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जो मेरा ज्ञान था, जो जानती थी, जो थोड़ी अल्प बुद्धि में जो भी मेरे पास जो है, वो मैं आप सबको बता सकी, ये मेरे सौभाग्य की बात है। आप सबको मेरा बहुत-बहुत सादर प्रणाम, नमन, धन्यवाद। चलिए, आपका भी आभार बहुत-बहुत मनःपूर्वक। आपने 2 दिन सेवा दी हमारे योगा परिवार में। आप अभी हमारे फैमिली डॉक्टर बन से गए हैं, हमने तो बता ही दिया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो छोटी-छोटी समस्या आती है, इनके बारे में भी बताया और भी हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है इस योगा मंच से। तो आपको फिर से बुलाएँगे, तब तक यहीं पर हम विराम देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत मनःपूर्वक आभार, धन्यवाद धन्यवाद। और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस यही